Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्थमार्क पर। दोस्तों, हमारी जो सेकंड यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड वो कंप्लीट हो चुकी है। उस यूनिट के 3 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी यूनिट के 5 स्टेप क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे 5 स्टेप क्वेश्चन यूनिट 2 के, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। दोस्तों का पहला क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला इनमें से कौन सा होता है? ये सवाल आपका 2023 में एग्जाम में आया था। हमने देखा था क्लास में ईडी के 2 फॉर्मूले देखे थे। ईडी दैट इज इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक तो परसेंटेज चेंज मेथड से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी फॉर्मूला को हमने फर्दर मॉडिफाई करके एक नया फॉर्मूला बनाया था, जो था ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। जहाँ पे पी है वो इनिशियल प्राइस होता है, जहाँ पे क्यू है ये आपका इनिशियल क्वांटिटी होता है। तो आपका ये दूसरा फॉर्मूला ईडी का बना था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी पे ध्यान दीजिएगा। अब इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, रीअरेंज कर दूँ, तो हमारा ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू पी डिवाइड बाई डेल्टा पी। कुछ नहीं हुआ, ये यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ आ गया। सो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल 5 प्राइस पे 15 यूनिट बाय करता है किसी गुड की, तो वो प्राइस 7 होने पे गुड की डिमांड क्या करेगा? बेसिकली प्राइस 5 है आपका, उस पर क्वान्टिटी डिमांड कर रहा है वो आपकी 15 यूनिट। अब पूछा गया है तो प्राइस 7 होगा तो क्वान्टिटी क्या होगी उसकी। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इन्हें ना आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्राइस इलास्टिक डिमांड की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बिना यूज किए उस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी, और अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। बेसिकली यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस 5 से बढ़ के 7 हो गया है, तो लॉ ऑफ डिमांड की बेसिस पे क्या होगा, क्वांटिटी आपकी 15 से घट के 15 से क्वांटिटी आपकी गिरेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस इस डिमांड। जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपको ये आंसर करता है। यहाँ पे प्राइस ऑफ डिमांड की वैल्यू को यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अगर प्राइस इलास्टिक डिमांड किसी गुड की ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में डिमांड आपकी क्या होगी? जैसे मैं आपको पहले बताया था, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ईडी की वो ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में डिमांड आपकी होती है इलास्टिक। वही अगर ईडी की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है तो डिमांड आपकी होती है इनलास्टिक। ईडी की वैल्यू आपकी इक्वल टू 1 है तो डिमांड आपकी होती है यूनिटरी इलास्टिक। अगर ईडी की वैल्यू आपकी 0 है तो डिमांड होती है परफेक्टली इनलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। वही अगर ईडी की वैल्यू आपकी इक्वल टू इन्फिनिटी है देन डिमांड आपकी होती है परफेक्टली इलास्टिक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ईडी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, इस केस में आपका आंसर होगा इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिए गए स्टेटमेंट में से यूटिलिटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट ए। ये कहता है कि जैसे कंजप्शन बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट गलत है। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। वो लॉ कहता है कि जैसे से किसी गुड का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उस गुड से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि एज अ कंजम्पशन इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, ये सही स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टेटमेंट सी क्या कहता है, यूटिलिटी डज नॉट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यूटिलिटी आपकी सब्जेक्टिव नेचर की होती है, इट मीन्स ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। ये आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन और पर्सनल ओपिनियन बेस्ड होता है यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कोई चॉकलेट लवर है, उसे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, और दूसरी तरफ एक बंदा है जिसे चॉकलेट खाना पसंद नहीं है,
तो जो चॉकलेट लवर है, जिसको चॉकलेट खाना पसंद है, उसको उस चॉकलेट से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, सैटिस्फैक्शन मिलेगी। और वही बंदा जिसको चॉकलेट नहीं पसंद है, उसको वही चॉकलेट खाने से सैटिस्फैक्शन कम मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, यूटिलिटी आपका पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है। ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है, ये आपको पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये पर्सन सैटिस्फैक्शन लेवल पे डिराइव होता है। तो आपका स्टेटमेंट सी जो है वो गलत है, ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। स्टेटमेंट डी क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। ये आपका स्टेटमेंट ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी का सम होता है। तो यहाँ पे आपके कौन सा स्टेटमेंट ठीक हुए, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी। सो आंसर वुड बी ऑप्शन 4, बी एंड डी ओनली। ये सवाल आपका 2022 में आया था। नेक्स्ट सवाल आपका ही है, कहता है कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब प्राइस लास्ट डिमांड उसकी क्या होगी। जैसे आपने पहले बताया था क्लास के अंदर, जब भी किसी गुड के प्राइस में चेंज आने से उस गुड की डिमांड में कोई चेंज ना आए, उस केस में उसकी इलास्टिसिटी होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। इट मीन्स ईडी की वैल्यू यहाँ पे होती है 0। इस केस में ग्राफ कैसे बनता है डिमांड कर्व का, वो बनता है वर्टिकल। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी होगी, यहाँ पे होगी आपकी प्राइस। प्राइस आपका पी है, पी से P1 गया, डिक्रीज हुआ, तब भी क्वांटिटी क्यू पे है। प्राइस आपका पी से P2 गया, तब भी आपकी क्वांटिटी क्यू पे है। तो प्राइस में चेंज आने से जब क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, तब उस गुड की डिमांड होती है परफेक्टली इनलास्टिक। मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्स जो आ रहा है डिमांड, चेंज इन डिमांड वो 0 है, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। उस केस में ईडी वैल्यू को 0 होती है और इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। सो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 2। तो ये 5 सवाल थे जो आपके पास टीएस में देखे गए थे सीईटी एग्जाम के अंदर, जो हमने इस स्लाइड में कर लिए हैं। अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन यूनिट्स हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग डिफाइंस मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर किसी गुड की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है, उस यूनिट कंज्यूम करने से उसको जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमर ऑल यूनिट्स ऑफ गुड। ये आपका होता है टोटल यूटिलिटी। किसी भी गुड के एक सारे यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जितनी सेटिस्फैक्शन मिली इंसान को, कंज्यूमर को, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। वही दूसरी तरफ किसी भी एक गुड के एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज लॉन्ग एज। हमने क्लास में पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। इसको हम थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये आपका टोटल यूटिलिटी होता है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता है। यहाँ पे अभी यूटिलिटी मेजर करते हैं, यहाँ पे मेजर करते हैं क्वांटिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? वो डिक्रीज होता है जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं किसी भी गुड का। ये आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। और टोटल यूटिलिटी क्या होता है? वो सम होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है। जैसे ये पॉइंट होगा, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी गिरती रहेगी जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी गिर रही है। उसी टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी होगी वो बढ़ेगी, टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ रही है, यहाँ देख रहे हैं आप। लेकिन इसका बढ़ने का जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट है। वो आपको समझाऊंगा अभी आगे इसका मतलब क्या है। अब जिस पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो गया, इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। और जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव हो जाता है, तब आपका टोटल यूटिलिटी आपका गिरना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गिर रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया टोटल यूटिलिटी कब तक बढ़ेगा? टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ता है जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका पॉजिटिव है। ऑप्शन ए। ऑप्शन 1, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका पॉजिटिव है, जैसे इस सेक्शन में, तब तक आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। जैसे वो 0 हुआ, उस पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम हो गया। जैसे ही वो नेगेटिव हुआ, वैसे आपका टोटल यूटिलिटी आपका गिरना शुरू हो गया। और यहाँ पे चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ तो रही है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे यूनिट 1 2 3 4, मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 4, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी आपकी कंजप्शन बढ़ाने से।
टोटल यूटिलिटी आपका होता है सम मार्जिनल यूटिलिटी का। पहले यूनिट पे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होता है, 10-10 हो गया। सेकंड यूनिट पे क्या होगा, मार्जिनलिटी ऑफ वन यूनिट फर्स्ट यूनिट मार्जिनलिटी ऑफ सेकंड यूनिट को ऐड कर देंगे तो आपका रहेगा 10 जमा 8 18। सेकंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी होगी 18। थर्ड यूनिट पे क्या हुआ, मार्जिनलिटी ऐड कर देंगे तीनों यूनिट्स की, फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो 10 8 18 18 6 24। फोर्थ यूनिट पे क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी होगी सम ऑफ मार्जिनलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट, दैट इज 10 8 18 6 24 24 4 28। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब तक आपका मार्जिनलिटी पॉजिटिव है तब तक आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। पहले 10 था, फिर 18 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर 28 हुआ। लेकिन ये किस रेट से बढ़ रहा है वो देख लेते हैं। पहले वो बढ़ा 8 यूनिट से, 10 से 18 हुआ। फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम की वो बढ़ा 6 यूनिट से, 18 से 24 6 यूनिट से बढ़ा। फोर्थ यूनिट कंज्यूम की वो बढ़ा आपका 4 यूनिट से। यहाँ पर देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है हर एक एडिशनल कंजम्पशन के साथ साथ, लेकिन वो जिस रेट से बढ़ा वो गिरता जा रहा है। पहले वो 8 यूनिट से बढ़ा, फिर 6 यूनिट से बढ़ा, फिर वो 4 यूनिट से बढ़ा। तो इसका कहना मतलब ये है, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा तब तक आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहेगा, बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो होगा, उस केस में उस पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। और जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा, उस केस में आपका टोटल यूटिलिटी आपका गिरना शुरू कर देगा। सो आशा करते हैं अगला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो क्या रिलेशनशिप है आपको वो भी समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हाट हैपेंस एज मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड कंटिन्यूअसली। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जब किसी गुड का कंजम्पशन बढ़ता है उस केस में क्या होगा, उस केस में सिंपली आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है, जैसे जैसे किसी गुड का कंजम्पशन बढ़ाएंगे आप, उस केस में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी हर एक एडिशनल यूनिट की वो डिक्रीज होती रहेगी। इस केस का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ टर्म यूटिलिटी रेफर्स इन इकोनॉमी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में। यूटिलिटी कुछ नहीं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड को हम बोलते हैं यूटिलिटी। किसी भी वस्तु की क्षमता एक इंसान की इच्छा को पूरा करने की, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, ये आपका हो गया वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे सब्जेक्टिव सब ये आपका यूटिलिटी होता है, सब्जेक्टिव नेचर का होता है। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, यूटिलिटी आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को एक गुड कंज्यूम करने से 10 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है, तो हो सकता है कि होगा कि दूसरे बंदे को उससे या तो 15 यूनिट की यूटिलिटी मिले या 8 यूनिट की यूटिलिटी मिले। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिफरेंशिएट करता है, डिफर करता है। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी आपके सब्जेक्टिव नेचर की होती है। ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन के ऊपर ड्राइव होती है कि मुझे कोई चीज़ कितनी पसंद है। अगर मुझे कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है, उससे मुझे उतनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और किसी भी इंसान को वही चीज़ कम पसंद है, अगर उसको वही चीज़ कम पसंद है या उसको उस चीज़ की कम नीड है, तो उस बंदे को उसी सेम गुड से कम यूटिलिटी मिलेगी। तो आपको आशा करता हूँ सब्जेक्टिव मतलब क्या होगा, सब्जेक्टिव नेचर का मतलब क्या होगा आपको समझ आ गया होगा। यूटिलिटी सब्जेक्टिव नेचर का होता है, उसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। और यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम होगा जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका इक्वल टू 0 होगा। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा, अ, उस केस में टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ेगा, बट एट डिक्रीजिंग रेट। वही अगर जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव हो जाएगा, उस केस में आपका टोटल यूटिलिटी आपका गिरना शुरू कर देगा। सो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगा, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका इक्वल टू 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन वो कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन गुड के केस में अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स ग्रेटर प्राइस ऑफ गुड एक्स है, तो उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक गुड के केस में मैं आपको बताया था, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड के प्राइस से ज़्यादा होगा तब तक कंज्यूमर गुड को कंज्यूम करेगा और कंजम्पशन बढ़ाएगा अपनी तब तक। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड के प्राइस के बराबर में आ जाएगी, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, और जब भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स लेस देन
प्राइस ऑफ एक्स होगा उस केस में कंजम्पशन अपनी वो घटाएगा। ये 3 केस बनते हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका ज़्यादा है प्राइस से, कंजम्पशन बढ़ाएगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपके प्राइस के बराबर हो जाएगी, वो कंज्यूमर आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट पा देगा, वहाँ पे आपके कंजम्पशन वहाँ उस पॉइंट पे आके वो अपनी कंजम्पशन रोक देगा। और जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के से कम होगी, उस केस में वो भी कंजम्पशन वो कम करेगा कंज्यूमर। तो इस केस में पूछा है कि अगर ये कंडीशन होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस होगा, उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, वो कंजम्पशन अपनी बढ़ाएगा, कंज्यूम मोर ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस केस में एप्लीकेबल नहीं होता? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे-जैसे हम किसी गुड का कंजम्पशन बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे हर एक एडिशनल यूनिट से जो हमको यूटिलिटी मिलेगी, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, वो डिक्रीज़ होगी। लेकिन ये लॉ कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉबीज़, अगर किसी बंदे को हॉबी है, जैसे क्वेश्चन अंदर स्टैम्प कलेक्टिंग के, किसी बंदे को हॉबी है, वो स्टैम्प कलेक्ट करता है, उस केस में वो जैसे-जैसे स्टैम्प कलेक्शन भी बढ़ाएगा, उसको जो यूटिलिटी मिलेगी, सैटिस्फैक्शन मिलेगी हर एक एडिशनल कलेक्शन से, वो कम यहाँ पे नहीं होगी। हॉबीज़ के केस में ये आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सो इस केस में आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका आंसर क्या हुआ? हॉबीज़ के केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। बेसिक फूड आइटम्स, उस केस में आपका लॉ एप्लीकेबल होगा। बेसिक फूड आइटम मतलब जैसे कि दाल, रोटी। अब अगर आप रोटी कंज़्यूम कर रहे हैं, कंटिन्यू टाइम ड्यूरेशन में, तो हर एक एडिशनल रोटी से आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी, वो कम मिलेगी। तो इस केस में आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो गिरता रहेगा। उसी प्रकार पानी के केस में, अगर आप पानी पीते हैं, तो हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ ग्लास ऑफ वाटर के साथ आपकी जो यूटिलिटी है, वो गिरती रहेगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में भी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका हॉबीज़ के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। हॉबी चाहे कुछ हो सकती है, गिटार बजाना, कविताएँ लिखना, कहानी लिखना, बुक पढ़ना, इन सारे केसेस में आपका ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशन कौन-कौन सी होती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है। जब वो अजम्पशंस आपकी फुलफिल होगी, तभी वो आपका लॉ आपका होल्ड करेगा। तो पहला इसने बोला है यूटिलिटी इज़ ऑर्डिनल, ये इसका अजम्पशन नहीं है। यूटिलिटी आपकी इस केस के अंदर होती है कार्डिनल। यूटिलिटी होती है कार्डिनल। इसका मतलब क्या कार्डिनल ऑर्डिनल का? कार्डिनल का मतलब है कि हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेब खाया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे सेब खाने से मुझे 10 यूनिट की हमको सैटिस्फैक्शन मुझे मिली, या 10 यूनिट्स की मुझे सैटिस्फैक्शन मिली। तो हम यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच के अंदर यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स के अंदर। वहीं दूसरी तरफ एक ऑर्डिनल अप्रोच भी होता है यूटिलिटी का, उसमें हम यूटिलिटी को नंबर से मेजर नहीं कर पाते हैं, हम उसमें यूटिलिटी को रैंक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 गुड्स खाए, एक एप्पल खाया, एक मैंने बनाना खाया। तो यहाँ पे ऑर्डिनल केस में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि मुझे एप्पल से कितनी सैटिस्फैक्शन मिली, कितने नंबर्स में, और मुझे बनाना से कितनी सैटिस्फैक्शन मिली। बट मैं उस केस में ये बता सकता हूँ कि मुझे किस गुड से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिली। तो बेसिकली ऑर्डिनल यूटिलिटी केस में हम गुड्स को रैंक करते हैं यूटिलिटी के बेसिस पे, कि हाँ, मुझे एप्पल से ज़्यादा मिली, तो मैंने एप्पल को रैंक 1 दे दिया मैंने, और मैं बनाना को मैंने रैंक 2 दे दिया। वहाँ पे हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर पाते नंबर्स के टर्म्स में, जो हम कार्डिनल यूटिलिटी के में अप्रोच में कर पाते हैं। सो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का पार्ट है। तो इस केस में आपकी यूटिलिटी क्या होती है? कार्डिनल होती है, ऑर्डिनल नहीं होती। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुड्स कंज्यूम्स आर होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब क्या है यहाँ पे? होमोजेनियस का मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है गुड कंज्यूम कर रहा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, वो सारे आपके सेम साइज़, सेम टेस्ट, सेम कलर, सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। इसका मतलब कल होमोजेनियस का मतलब यही है कि सारी हर मामले में आपकी जो यूनिट्स है, गुड की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, वो सारी सेम होनी चाहिए। तो ये इसका अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि आपकी जो गुड्स होती है वो आपकी होमोजेनियस होनी चाहिए। तो ये आपका अजम्पशन है, ये आपका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन करेंगे कंज्यूमर फ्लक्चुएट। हम अज्यूम करके चलते हैं इस केस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम अज्यूम करके चलते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के केस में इनकम आपकी कंज्यूमर की फिक्स्ड होती है, फ्लक्चुएट नहीं करती। वही हम ये भी अज्यूमशन लेके चलते हैं कि टाइम गैप जो है कंजम्पशन के बीच में, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब टाइम गैप जो है वहाँ पे वो बहुत कम है, या हम कंटिन्यूअस टाइम इंटरवल में हम कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये भी आपका उसका अजम्पशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 2, जहाँ हम अज्यूम करते हैं गुड्स हमारी होती है वो होमोजेनियस नेचर की होती है। अगर आपको ये सवाल समझ में दिक्कत आया, तो हमने अपने फर्स्ट जो लेक्चर है यूनिट 2 का, उसमें हमने टॉपिक कराया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल में समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अज्यूम दैट। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहता है कि आपकी यूटिलिटी जो होती है, हम उसको मेजर कर सकते हैं एग्जैक्ट नंबर में। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन थर्ड, कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स लाइक यूटिल्स।
रैंक कब क्या आता है यूटिलिटी का, वो ऑर्डिनल अप्रोच में क्या रहता है, ऑर्डिनल अप्रोच में किया जाता है। कार्डिनल अप्रोच में आपको उसमें नंबर्स दिए जाते हैं, नंबर मेजर करते हैं कार्डिनल अप्रोच में। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि कंज्यूमर इकोनॉमिक थ्योरी का बेस पे अगर ये कंडीशन है तो तब कंज्यूमर क्या करेगा। अभी कुछ देर पहले आपको मैं समझाया था, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से तो कंजम्पशन वो बढ़ाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है प्राइस के तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। वही अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है प्राइस से तो कंज्यूमर आपका कंजम्पशन कम करेगा। तो इस केस में जहाँ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है प्राइस से, उस केस में कंजम्पशन भी वो कम करेगा, तो कंज्यूमर शुड बाय लेस ऑफ द कमोडिटी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंडीशन डजंट लीड टू द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इनमें से कौन से कंडीशन में आपका डिमांड का शिफ्ट नहीं होगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने डिमांड के डिटरमिनेंट्स देखे थे, प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम कंज्यूमर का, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, ये कुछ डिटरमिनेंट्स से डिमांड के। इसको मैं डिटरमिनेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट है पी, पी ऑफ इंडिकेट करता है गुड के खुद का प्राइस। दूसरा ग्रुप जो है डिटरमिनेंट्स का वो है पी आर, पी आर यहाँ पे इंडिकेट करता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई, वाई इंडिकेट करता है आपका इनकम। टी इंडिकेट करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ई इंडिकेट करता है आपका एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। जब भी आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, या आपका प्राइस कांस्टेंट है और इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तब आपका डिमांड कब शिफ्ट होगा, डिमांड का शिफ्ट होगा। और जब भी प्राइस में चेंज आएगा और ये आपके फैक्टर जो है, प्राइस के अलावा जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेंगे, तब आपका डिमांड शिफ्ट नहीं होगा, तब आपको होगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो इन शॉर्ट डिमांड कर्व शिफ्ट तब नहीं होगा जब उसका प्राइस में चेंज आएगा। जब उसका प्राइस, गुड के खुद का प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहे हैं डिमांड के, तो उस केस में आपका डिमांड का शिफ्ट होगा। अगर गुड के प्राइस में चेंज आ रहा है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, उस केस में आपका डिमांड का शिफ्ट नहीं होगा। सो चेंज इन इनकम कंज्यूमर, कंज्यूमर इनकम चेंज आएगा, वाई में चेंज आएगा तो आपका डिमांड का शिफ्ट होगा। प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स में चेंज आएगा, दैट इज पीआर में चेंज आएगा तो आपका डिमांड शिफ्ट होगा। प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ, अब खुद के प्राइस में चेंज आएगा, दैट इज पी में चेंज आएगा तो आपका डिमांड शिफ्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, वो कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड। फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये सारे फैक्टर्स है, उनमें से दो ग्रुप पे कर लिए, डिमांड के फैक्टर्स है, डिटरमिनेंट्स है। जब इसमें चेंज आता है और ये आपके कांस्टेंट रहते हैं, तब आपका होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इट मीन्स ये आपका डिमांड कर्व है, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया सेम डिमांड कर्व पे, या पॉइंट ए से पॉइंट सी गया सेम डिमांड कर्व पे, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इस केस में कह रहा है कि जब प्राइस किसी गुड का डिक्रीज होगा, डिमांड का पहले इस पॉइंट पे था, प्राइस ए था, अब प्राइस डिक्रीज हो गया, P1 हो गया, अब क्वांटिटी इसकी बढ़ गई, Q1 होगी, पहले Q थी, अब पॉइंट बी पे आ गया, तो सेम डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। उससे क्या हुआ, प्राइस गिरने से आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, या बोलेंगे इसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू। प्राइस के लिए से डिमांड बढ़ रही है, आपकी सेम डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उस केस में आप उसको बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उसको दूसरा नाम से जाना जाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अगर उसी डिमांड कर्व पे आपका प्राइस बढ़ रहा है जिससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, उस केस में आपका अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व होगा, उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो जब भी प्राइस में चेंज आने से क्वार्टरली डिमांड में चेंज आएगी, तो आपको मूवमेंट अराउंड डिमांड का देखने को मिलेगा, उसको हम एक्सपेंशन बोलेंगे डिमांड का जब आपकी क्वार्टरली डिमांड बढ़ेगी, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे डिमांड का जब आपकी क्वार्टरली डिमांड घटेगी। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं। आशा करता हूँ आपका यह कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये टॉपिक हमने अपनी सेकंड लेक्चर जो था और लेक्चर 2.2
जिसमें हमने डिमांड टॉपिक कवर किया था उसमें कराया हुआ है, आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं डिटेल में समझने के लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फॉर अ गुड डिक्रीजेज व्हेन, किसी गुड की डिमांड कब गिरती है। यहाँ पे जो आप ध्यान नहीं देना, एक आपका होता है चेंज इन डिमांड, दूसरा आपका होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इसके भी दो टाइप होते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड आपका मतलब आपका डिमांड का शिफ्ट हुआ राइट वर्ड, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है आपका डिमांड का शिफ्ट हुआ लेफ्ट वर्ड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है सेम डिमांड कर्व पे आपका डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ अलोंग द डिमांड कर्व, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी चले रहे। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है आपने सेम डिमांड कर्व पे आप अपवर्ड मूवमेंट हुआ, आप पॉइंट ए से पॉइंट सी चले गए, मतलब प्राइस बढ़ेगा, आपका क्वांटिटी डिमांड आपकी घट गई। तो ये आपका डिफरेंस है दोनों के बीच, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बेस में बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज इन डिमांड में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। आशा करता हूं आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन पूछा होगा कि किसी भी गुड का डिमांड डिक्रीज कब होगा। डिक्रीज मतलब हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की बात, लेफ्ट पर शिफ्ट आपका डिमांड कब कब होगा। द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड इंक्रीजेस, इसको बस एनालाइज करते हैं इस केस में क्या हो रहा है। अगर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल टी और कॉफी का सब्सिट्यूट गुड्स है, कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, उस केस में क्या होगा, टी की डिमांड आपकी बढ़ जाएगी और टी का डिमांड का आपस शिफ्ट होगा राइट वर्ड। तो ये यहाँ पे आपका डिमांड बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला है द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और कार। अगर कार का प्राइस गिरता है उस केस में, सॉरी पेट्रोल का प्राइस गिरता है तो उस केस में कार की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपका कार की डिमांड का शिफ्ट होगा राइट पार्ट ना कि लेफ्ट पार्ट, तो इस केस में आपका इंक्रीज इन डिमांड होगा। तो ये भी आपका आंसर गलत है। अगला है कंज्यूमर इनकम फॉल्स फॉर नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर इनकम और उस गुड की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर कंज्यूमर की इनकम घट रही है नॉर्मल गुड के केस में, तो इनकम घटने से कंज्यूमर उस गुड की डिमांड कम करेगा और आपका डिमांड का शिफ्ट होगा लेफ्ट वर्ड, जिसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। द लास्ट ऑप्शन है कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज राइजेस फॉर इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड वो गुड्स होते हैं जिनमें कंज्यूमर की इनकम और उस गुड की डिमांड के बीच में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से कंज्यूमर उस गुड की डिमांड कम कर देगा, जिसके कारण आपका, सो कंटिन्यू करते हैं। अगर इंफीरियर गुड वो गुड्स होते हैं जहां कंज्यूमर, जिस केस में कंज्यूमर की इनकम और उस गुड की डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स अगर प्राइस इनकम बढ़ रही है कंज्यूमर की, जो कंज्यूमर इनकम बढ़ने से उस गुड की डिमांड कम कर देगा। वही दूसरी दफा कंज्यूमर की इनकम घट रही है तो कंज्यूमर की इनकम घटने से वो अपने उस गुड की डिमांड अपनी बढ़ा देगा। सो जब कंज्यूमर की इनकम फॉल होगी इंफीरियर गुड के केस में, उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर उस गुड की डिमांड बढ़ा देगा, जिसके कारण आपका डिमांड शिफ्ट होगा राइट वर्ड और इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। सो आपका ये ऑप्शन भी गलत है। तो डिमांड ऑफ फॉर अ गुड डिक्रीज, डिमांड किसी गुड की कब डिक्रीज होगी, जब कंज्यूमर की इनकम फॉल करेगी नॉर्मल गुड के केस में। बाकी सारे तीनों ऑप्शन में आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही थी। अगला क्वेश्चन है डिमांड कर्व इलस्ट्रेट। डिमांड कर्व क्या शो करता है। डिमांड कर्व शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर्व इलस्ट्रेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था। और आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है यार आपको उसको डिटेल में समझना है, तो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। यूट्यूब का हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है, 2.1, 2.2 और 2.3। आप उन लेक्चर रेफर कर सकते हैं डिटेल में समझने के लिए। और आप हमको कमेंट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो, हम आपके सवाल को एड्रेस करेंगे, आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कमेंट के माध्यम से। नहीं तो आप हमारे लेक्चर्स भी रेफर कर सकते हैं जहाँ पे सारे कंसेप्ट आपको डिटेल में समझाए गए हैं।
फिर दोस्तों इसी के साथ आप पर माइक्रो वाला यूनिट जो है CUET यूजी इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हमारा मैक्रो है, मैक्रो की यूनिट्स कुछ बची हैं और आपका फिर इंडियन इको है, वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।